लोरमी में 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। लोरमी विधायक डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस मामले में संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम बच्ची के परिवार और पुलिस के लगातार संपर्क में हैं। बता दें आपको कि कोसाबाड़ी गांव में शुक्रवार की रात से 7 साल की नाबालिग बच्ची का उस वक्त अपहरण कर लिया गया था जब वो अपनी मां के साथ घर पर सो रही थी। घटना के बाद से अब तक नाबालिग बच्ची को लेकर कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मैं लगातार न केवल उनके परिवार से संपर्क में हूँ, पुलिस से भी लगातार संपर्क में हूँ। पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस मामले का पटाक्षेप होगा और बेटी का पता चलेगा। पखांजूर में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पखांजूर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर गांव में जब एक महिला की तबीयत पिछले 4 दिन से ख़राब थी, जिसके बाद उसे सोमवार को कापसे स्थित बस्तर मेडिकल में ले जाया गया था। संचालक ने महिला को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। आनंद फानन में निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जिसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इलाज के लिए वहाँ पे जगदीश मेडिकल में मतलब बस्तर मेडिकल में लाया गया है। तो वहाँ पे उनका टाइफाइड पकड़ा है, तो टाइफाइड के लिए उनको जैसे सुई लगाया, सुई लगाने के 5 मिनट बाद ही उनका हालत बिगड़ गया। तो वहाँ से फिर रेफर कर दिया बंधन हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पे आगे पता चला कि उनका डेथ हो गया। घर से लाया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला टाइफाइड है, उन्होंने बोला टाइफाइड है। उसके बाद इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बेहोश हो गया बताया। मैं यहाँ लेके आया तो मृत्यु। महिला जो है वो ब्रॉड डेड थी। अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। ईसीजी करके उसकी पुष्टि करने के बाद में उनको पोस्टमार्टम के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दे दी गई है थाने में। थाना पखांजूर में वंदना अस्पताल से इमरजेंसी इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट गया है, जिसमें मृतिका मर चुकी है, उसका सूचना मिला है। पंचनामा कार्रवाई पश्चात पीएम कराने के बाद ही जो भी जांच का विषय है वो स्पष्ट पता चलेगा। गुना में हनुमान जयंती पर कर्नलगंज इलाके में हुई पत्थरबाजी के मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदूवादी संगठन ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। 7 दिन की चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि तय वक्त में अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। महोदय का इस तरह का बयान आना कि ये ज़बरदस्ती शोभा यात्रा निकाली गई है और एसडीएम महोदय के द्वारा उनको बताया गया है कि ऐसा कोई परमिशन नहीं दी गई है, जबकि विधिवत एक आवेदन दिया गया है जिसकी सूचना प्रशासन को थी और जो कि हमने आप मीडिया के माध्यम से उसको प्रकाशित भी किया है। तो इसमें प्रशासन की फेल्यूअरता नज़र आती है जो कि हिंदू संगठन पर थोपा जा रहा है। एक शोभा यात्रा में हनुमान जी के स्वरूप रखे हुए व्यक्ति को बेल्टों से मारा जा रहा है, तो ये तो भगवान और हिंदू की आस्था को सरासर ठेस पहुँचाना है। निंदनीय घटना है, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और शासन प्रशासन को स्वतः होकर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि तभी ऐसे जिहादियों का मनोबल टूटेगा। अगर मनोबल नहीं गिराएंगे तो कल को और बड़ी घटना घट सकती है। और इस प्रकार की घटना के लिए 7 दिवस के अंदर शासन को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। 7 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल गुना और साथ में पूरा हिंदू समाज मिलकर स्वतः कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। जो घटना हुई, जो पत्थरबाजी हुई, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए जो है हमने आज ज्ञापन दिया है, हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है। और हम चाहते हैं जिन लोगों पे जो है आपने कार्रवाई की है, अरेस्ट हो गए, और जो लोग और भी वीडियो में दिख रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। सुनियोजित हमला किया है और एक ऐसा हमला किया है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमूर्ति बने, उनका वेश धारण किए एक युवक को भी निशाना बनाया है। ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि इस प्रकार की जिहादी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इनके द्वारा जो अवैध निर्माण किए गए हैं, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे मदरसे हों या नमाज घर जगह जगह बना लिए गए हैं, इन सब की परमिशनों की जांच की जाए, उनको बुलडोजर चला करके ध्वस्त किया जाए, अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए और इसको बोलते हैं पूरी शांति व्यवस्था पूरी समुदाय के लिए मेंटेन रहना चाहिए। सभी समझ रहे ना, अच्छा नागरिक अच्छे से जीवन जी सके और जो गुंडे हैं वो अंदर जाए। पूरा भारी पड़ो और उसको जो रूल ऑफ लॉ से उसका स्थान दिखा दो कि तुम्हारा स्थान बिल्कुल नीचे है, और अच्छा व्यक्ति को ये एहसास कराओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल तो कंधे से कंधा मिला के चलो।
गुना में पथराव की घटना की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ी निंदा की है। कहा कि सभी को एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। दोषियों को फांसी तक देने की मांग की उन्होंने। टेकरी सरकार हनुमान जी की भूमि है गुना, वहाँ पर इस प्रकार का कृत्य होना निंदनीय है। जो हनुमान जी की शोभा यात्रा पर हुआ है वो कोई भी हो, किसी का भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को कोई भी होवे, किसी भी परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए, उसको तो दंड देना चाहिए। सरगुजा संभाग में जमीन के सबसे बड़े फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड मोहम्मद दस्तगीर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उसने जो खुलासे किए हैं उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि दस्तगीर ने जिले में 9 आदेशों में फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि आंकड़ा 50 तक जा सकता है। ऐसे में मामले की जांच संभागीय कमिश्नर से कराने की मांग की जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखें। बिल्कुल ओरिजिनल दिख रहे राजस्व मंडल के आदेश फर्जी है, जिससे सरगुजा में संभाग का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। सबसे पहले IBC 24 ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद दस्तगीर को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड में दस्तगीर ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। बता दें कि दस्तगीर बलरामपुर जिले का निवासी है और वो सदर भी रह चुका है। वो राजस्व मामले का जानकार था और इसी का फायदा उठाकर उसने आदिवासी जमीन के साथ शासकीय जमीन को निजी कराने की योजना रची। दस्तगीर ने इसके आवेदन आवेदकों के द्वारा राजस्व मंडल में लगवाए, जहां ये आवेदन ग्राह्य भी नहीं हो सके। लेकिन आरोपी ने इन्हीं आवेदन क्रमांकों का उपयोग किया और फर्जी कूट रचना से आदेश जारी कर तहसील कार्यालयों में जमा कराया, जिसमें आदेश था कि जमीन निजी खातों में दर्ज किए जाए। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि इस मामले में और भी लोग संदिग्ध हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। कूट रचना के संबंध में कलेक्ट्रेट से प्रतिवेदन के आधार पर थाना कोतवाली में करीबन 9 FIR दर्ज किए गए थे। मोहम्मद दस्तगीर अंसारी की गिरफ्तारी की और उनसे पूछताछ की। इससे जो भी सुसंगत दस्तावेज होंगे अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, वो भी रिक्वेस्ट कर लिए गए। राजस्व मामलों के जानकार मानते हैं कि फर्जीवाड़ा का ये मामला सिर्फ सरगुजा जिले में नहीं बल्कि पूरे संभाग में। मामले में पुलिस ने अब तक सिर्फ मास्टरमाइंड को पकड़ा है। शिकायतकर्ता आलोक दुबे का कहना है कि वो इस मामले की शिकायत संभाग कमिश्नर से करेंगे ताकि इस मामले की जांच की जाए। बलरामपुर जिला और सूरजपुर जिला इसके स्कैंडल को लेकर मौन है, यह जांच का विषय है और पुलिस रिमांड पे लेकर अगर 9 प्रकरण को कबूलवाई है तो मैं तो मांग करूंगा कि दोबारा उसको रिमांड पे ले। पूछताछ में मोहम्मद दस्तगीर अंसारी ने जो खुलासे किए उससे प्रशासन और पुलिस भी हैरान है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में और कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा 3 वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूअल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होता था। रायपुर से लगे हुए कन्हेरा गांव में गायों की संदिग्ध मौत की मामला अब गहराता जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, जो सोमवार को घटनास्थल पहुंची, जिसमें धनेन्द्र साहू के नेतृत्व में कांग्रेस की जांच कमेटी के सदस्य, पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष पंकज शर्मा, रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा घटनास्थल पहुंचे। गाय के शव जहां पर मिले थे वहां निरीक्षण किया। जांच टीम गांव भी पहुंची, ग्रामीणों से बातचीत की और धनेन्द्र साहू ने बताया कि जहरीला पशु चारा खाने से गायों की मौत हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक पहले भी फैक्ट्री से जो कचरा निकलता था उसे ऐसे ही फेंक दिया जाता था। शिकायत की गई है लेकिन कार्रवाई कुछ हुई नहीं थी और अब गायों की मौत हो रही है।
पूरी जांच टीम यहाँ पर मौके में जांच करने यहाँ हम सब लोग पहुँचे हैं और यह देखने में आ रहा है पशु आहार बनाने वाले जो कि कोई भी फैक्ट्री रही है, कंपनी रही है, उनके द्वारा जो दूषित था ऐसे पशु आहार को यहाँ पर बड़े पैमाने में फेंक दिया गया था, जिसको कि गांव के घुमंतू जानवर खा गए और उसके कारण मृत्यु हुई थी। कोई केमिकल फैक्ट्री दूषित चारा वहाँ फेंक कर गया था, उसकी वजह से ये जनहानि हुई है। हम इसको सरकार की विफलता मानते हैं। कहीं ना कहीं जो चारा बन रहा था उसके ऊपर कोई नियंत्रण होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसे खा के और भी अनेक जानवर सैकड़ों की संख्या में भी ख़त्म हुई होगी, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनको निश्चित रूप से रोकथाम होनी चाहिए। और बार बार मना करने के बाद भी यहीं पर फेंका जा रहा है, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिएगा। जब इतना बड़ा दुर्घटना हुआ तब आके पूरा अमला आए हैं और पूरा इसका जांच दुनियादारी हो रहा है। खंडवा में पीने के पानी की मांग कर रहे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया। मामले में चक्का जाम कर रहे 8 लोग समेत विपक्ष के नेता पर केस दर्ज किया गया। केस दर्ज हुआ और दर्ज हुई इस एफआईआर को खंडवा सांसद ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि अगर जनता मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर विरोध कर रही है तो वो सही है। सांसद ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। टैंकर का पानी भिजवा देते हैं, वो पानी आप देखिए, वो पानी को यूज करने से हमें लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, पेट प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे का पेट दुख रहा है, कहीं हमारा पेट दुख रहा है। मतलब जो बड़े अधिकारी है बोलते हैं उनसे हम बात करो, हमारे यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। कुछ चीज बोलते हैं तो हमारे को अधिकारी आके डराते हैं कि आपके ऊपर ये कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या अपनी चीजों के लिए हम अपनी शर्तें भी नहीं रख सकते? पहला जिला खंडवा ऐसा बन चुका है जब पानी मांगने पर एफआईआर हुई है। और जब हम एफआईआर जिस विश्वा कंपनी के खिलाफ मैं कम से कम 1 महीने से निवेदन दे रहा हूँ, पर उस पर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। आप लोगों की नहीं, हमारी समस्या नहीं, पूरे शहर की समस्या। और उस पर अगर आवाज़ उठाते हैं और इस तरीके से अगर आवाज़ को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, तो मुझे तो ये वापस से ये अंग्रेज़ों का कानून याद आ रहा है कि अंग्रेज वाली पॉलिसी चालू हो गई है। संज्ञान में लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि जनता का हक और अधिकार है कि यदि उनको जो मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं यदि वो नहीं मिल रही है और मूलभूत आवश्यक चीज़ों के लिए यदि अपनी मांग करते हैं तो उनकी मांग जिनाइन है। उसका समस्या का समाधान करना हम जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का है। बैतूल जिले में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके के नगाड़ा बजाते हुए डांस करने का वीडियो सामने आया है। नगाड़ा बजाने के साथ डांस कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अप्रैल माह में गांव चलो बस्ती चलो अभियान देश भर में चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में वो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन नागर बरखेड़ गांव पहुंचे थे। ग्राम आगमन पर मंत्री उइके का स्वागत संस्कृति और आदिवासी के सभ्यता संस्कृति के मुताबिक किया गया और इस स्वागत के दौरान वो खुद को रोक नहीं पाए और आदिवासियों के साथ नगाड़ा बजाकर नाचने लगे, डांस करने लगे। संसद से वक्फ कानून बनने के बाद पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध की आवाज़ बुलंद है। विरोध की आवाज़ छत्तीसगढ़ में भी सुनाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा हो रही है और इससे भड़के वक्फ बोर्ड ने 9 मौलाना और मुतवल्लियों को नोटिस थमा दिया है। इससे पहले बिलासपुर के एक मौलाना के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश को ताक पर रखकर मस्जिदों में वक्फ कानून के खिलाफ जहर उगलना प्रदेश के 9 मुतवल्लियों और मौलानाओं को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने आदेश की धज्जियां उड़ता देख राज्य का वक्फ बोर्ड बेहद नाराज है। स्पष्ट मनाही के बावजूद मस्जिदों में सियासत करने वालों को नोटिस थमा दिया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने महीनों पहले चिट्ठी लिखकर मस्जिदों में सियासी मुद्दों पर चर्चा करने या भड़काऊ बयानबाजी करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रदेश के कुछ मुतवल्ली और मौलाना इस आदेश की अवहेलना करते हुए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिस पर अब एक्शन की तैयारी की जा रही है। 9 मुतवल्ली को हमने स्पष्टीकरण माना है और कुछ लोगों से वहाँ से वीडियो क्लिप बुलाई जा रही है या 5-7 लोग जब तक गवाह नहीं देंगे कि यहाँ पर इस टाइप की तकरीर हुई है, जैसे ही हमको पता चलते जा रहा है हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।
कुछ मुतवल्ली हजरात भी है और कुछ इमाम साहब भी है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। भड़काऊ भाषण की शिकायत पर चर्चा में शामिल कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड से शिकायत की थी। इससे पहले बिलासपुर के एक मौलाना को भी नोटिस दिया गया था। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह रहना चाहिए और कुछ मुतवल्ली ने जो हमारे नियम और हमने जो आदेश दिए थे नहीं माने हैं, तो बिलासपुर के और 2-4 मस्जिदों के इमाम साहब को इस टाइप की मस्जिदों से तकरीर नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का साफ स्टैंड है, मस्जिदें सियासत की जगह नहीं बनेगी। सियासत करनी है तो मस्जिद से बाहर जुलूस या राजनीति सभा कर लें, उसमें कोई रोक नहीं होगी, लेकिन इबादत की जगह सिर्फ इबादत करनी होगी, कुछ और नहीं। अब देखना होगा कि ऐसी कार्रवाई का कितना असर हो पाता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। एमपी के ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा में नल जल योजना का बड़ा बुरा हाल है। ये योजना बीते 3 सालों में केवल प्लानिंग के बीच घूम रही है। हालत ये है कि 3 साल में ठेकेदार ने योजना के नाम पर पाइप तो खरीद कर डाल दिए हैं, लेकिन पाइप कब पानी की लाइन के रूप में धारण करेगी इसका कोई पता नहीं है। इसी मुद्दे पर बीजेपी विधायक आक्रोश में है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर जिले के घाटी गांव और भितरवार विकास खंड के 186 गांव के लोगों को पानी के लिए बड़ी सौगातें दी थी। पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिए 381 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से समूह नल जल योजना की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी योजना का आज तक पता नहीं है। ये आरोप खुद स्थानीय बीजेपी विधायक मोहन सिंह राठौर का है। उन्होंने 10 दिन का समय दिया है कि सारी एक हमारी जो पेयजल नल जल योजना है, जो घर घर टोंटी से पानी पहुंचाने का, मानी हर घर नल पहुंचाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो साकार हो, जमीन पे उतरे। उसके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, उस पर प्रभारी मंत्री जी ने आज बात की। नल जल योजना में हरसी बांध से पानी लाने के लिए 900 मिलियन घन मीटर क्षमता का इंटक वेल बनाया जाना था। इसके साथ ही नल जल योजना के तहत हर घर में पानी देना था। विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना को बाकायदा हरी झंडी मिलने से ऐसा लगा था कि ये बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। प्रगति का बहुत शोषण किया है। आज हमको आवश्यकता है कि एक एक बूंद पानी का संवर्धन करने का, संरक्षण करने का, उसकी रक्षा करने की, कि तभी तो होगा कि हम जल संवर्धन करें, जल गंगा संवर्धन करें। ये एक महत्व आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ी योजना है। क्या है नल जल योजना, ये भी समझ लीजिए। 17 फरवरी 2023 को घाटी गांव समूह जल प्रदाय योजना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। घाटी गांव भितरवार विकासखंड के 186 गांव में घर घर पानी पहुंचाना था। हरसी बांध में इंटेक वेल निर्माण का प्लान था। इंटेक वेल की क्षमता 9 मिलियन घन मीटर, 381 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत की नल जल योजना थी। बहरहाल योजना पर ठेकेदार के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद काम जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि ठेकेदार ने महज कुछ एरिया पर या फिर सड़क पर ही पाइप रखने के अलावा और कोई काम नहीं किया। इसके साथ ही उसका 50% से ज्यादा भुगतान भी उसको कर दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि योजना कब तक जमीन पर उतर पाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मुरैना से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। अंबेडकर जयंती पर बवाल हो गया है। गुर्जर समुदाय के लोगों ने गोलियां चला दी हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। गोली चलाने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटना के बाद जाटव समाज में भारी आक्रोश है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है और मृतक के परिजनों ने पुलिस को शव हटाने से रोक दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिंगोना गांव की घटना है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, क्या हुआ वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सिविल लाइन थाना इलाके के हिंगोना गांव का है और उसी क्रम में देखा जाए तो जब अम्बेडकर की रैली जो निकलकर जा रही थी उस समय भी इनमें विवाद हुआ था, लेकिन जब समापन की ओर थी रैली, जब डीजे को लेकर ये लोग गांव की तरफ से निकल रहे थे तो उसी क्रम जो इन लोगों का आरोप है कि गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने आकर जिस तरीके से पहले मुंहबात किया, मुंहबात के बाद मारपीट करना शुरू किया और उन्हीं के पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू किया था, जिसमें एक जो युवक है उसको 3 गोली
गोलियां लगी और एक जो अन्य है उसको 1 गोली लगी है। जो गंभीर रूप से घायल था उसको अस्पताल लाया गया, जहां से ग्वालियर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। वहीं जिसके 3 गोली लगी हुई थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था की जैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वो कई सवाल खड़े करने वाली बात सामने निकल कर क्यों सत्यम? क्योंकि जो डीजे को जब ये रैली निकल रही थी तो उस समय ये डीजे को लेकर निकले हुए थे गांव से। चूंकि मुरैना शहर में एक बड़ा आयोजन था, बड़ी रैली निकाली गई थी, तो उसी क्रम में जब ये डीजे लेकर निकले थे उस समय भी गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद हालांकि उसी समय पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए थे, लेकिन आखिर पुलिस ने इस मामले को लेकर क्यों संज्ञान नहीं लिया? गाने बज रहे थे जिसको लेकर आपत्ति थी, क्या वजह थी? डीजे को लेकर क्या विवाद था? क्योंकि वॉल्यूम जो साउंड की जो आवाज थी उसको लेकर इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद में ये बताया था जो अन्य जो गांव के लोग थे या उसी जो परिवार के लोग हैं, जिन लोगों के जो लोग हैं वो घायल हुए, एक की मौत हुई है, उनका कहना है कि उस समय डीजे बंद कर लिया हुआ था और जब रैली का जो समापन हुआ था उसके बाद ये लोग डीजे को लेकर जब घर की तरफ आ रहे थे तो उसी क्रम में जो देखा जाए तो चूंकि डीजे का जो वॉल्यूम था वो कम बताया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुबह वाली टीस थी वो उनमें लगी हुई थी, उसी को बात के लेकर मुंह हुआ और उसके बाद इन्होंने ताड़ातोड़ गोलियां चलाई। उसके ये घटनाक्रम पूरा हुआ है। हालांकि अब जैसे ही जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो बॉडी को वहीं रखे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जो बदमाशों के जो मकान है जिन्होंने गोलियां चलाई हैं जिसमें मौत हुई है और ये घायल है, इनके मकान भी तोड़े जाए, तत्काल प्रभाव से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आसपास के जो थाने की जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची हैं और उसके अलावा हालांकि ये देखने में आ रहा है कि चूंकि कानून व्यवस्था जिस तरीके से मुरैना की ध्वस्त होती जा रही है वो कई सवाल खड़े करने जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन इस तरीके, ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ है क्या ये पहली बार हुआ हो, लगातार देखने में आ रहा है। चाहे वो जमीनी विवाद को लेकर गोलियां दांती जा रही हो या हाथ फायर किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि चूंकि जाटव समाज के लोग जब उस समय रैली को समापन करके घर की तरफ जा रहे थे तो गुर्जर समाज के लोगों ने मुंहबात किया और मुंहबात करने के बाद में उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। तो ये जो चूंकि विवाद देखा जाए तो गुर्जर समाज के लोगों ने किया है। हालांकि अब जाटव समाज में भारी आक्रोश है और जो भी जितने भी भीम आर्मी और बसपा और तमाम सारे जो दलों के नेता हैं वो भी वहाँ मौके पर पहुंच गए हैं जाटव समाज के, और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि या तो तत्काल प्रभाव से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए या वो जो मकान है जो लोगों ने उन्होंने दबंगियाई से और गलत तरीके से बना रखा है उसको तोड़ा जाए। हालांकि प्रशासन का मानना है कि इस पूरे बिंदुओं की चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर चूंकि मकान अवैध तरीके से बनाए हो, अवैध तरीके से निर्माण किया जाए। बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोप लगाए हैं। एनएसएस कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर पर यह आरोप लगे हैं। एनएसएस कैंप में छात्रों से नमाज पढ़वाई गई है। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक इस कैंप का आयोजन हुआ था। कैंप में यूनिवर्सिटी के 159 छात्र शामिल हुए थे। इसमें केवल 4 छात्र ही मुस्लिम हैं, बाकी सभी हिंदू थे। लेकिन 30 मार्च को ईद के दिन जबरन इन सभी से नमाज पढ़वाई गई। छात्रों ने कोनी थाने में मामले की लिखित शिकायत कराई गई है। विशाल झा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, और बताएं इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला सामने आया है। खोनी थाने में फिलहाल शिकायत दर्ज की गई है इस पूरे मामले में, और जो बताया जा रहा है कि बीते ईद उल फितर के दिन आज पूरे छात्रों में 159 छात्रों में जिनमें 4 छात्र मुस्लिम थे बताए जा रहे हैं, उनसे ये कहा गया कि आप तमाम छात्रों को नमाज अदायगी के तरीकों को बताएं, प्रशिक्षण के तौर पे इस तरह की बात की गई। तो उन्होंने बाकायदा वो किया, लेकिन छात्रों के अंदर विरोध था इस बात को लेकर, वो खुल के सामने नहीं आए। अभी कुछ छात्र जरूर पहचान छिपाने के शर्त पे सामने आए हैं, अपनी बात रखी। ईद के दिन ये सब कराया गया और आज इतने दिनों बाद शिकायत की गई है। हाँ, यही है। चूंकि मामला काफी सेंसिटिव है तो कुछ छात्र हिचक रहे थे इस पूरे मामले में, लेकिन अब कुछ संगठनों का जब उन्हें सहयोग मिला है तब वो खुल के सामने आए हैं और फिलहाल कोनी थाने में इस मामले को अभी शिकायत के तौर पर ली गई है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया विशाल। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित पुलिस। कौन है वो लोग जो आपको नमाज पढ़ा रहे थे? जीजीबी
के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप शाह और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, ये वो सभी लोग हैं जो आपको नमाज पढ़वा रहे हैं। हाँ, ये वहाँ पे उपस्थित थे। कितने लोगों को नमाज पढ़वा गया? 150 लोगों, 150 हिंदू, 150 से ऊपर हिंदू थे वहाँ पे सब। एमपी की राजधानी भोपाल को हरा भरा बनाए रखने और पर्यावरण को लगातार हो रहे क्षरण को रोकने के लिए शहर में अलग अलग जगहों पर सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। ये जंगल विकसित किए जाने में मियावाकी तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने शहर के कई जगहों का चयन भी कर लिया है। क्या है मियावाकी तकनीक और इससे शहर का कितना फायदा होगा, इस रिपोर्ट में। एक तरफा बढ़ता औद्योगिकरण तो दूसरी तरफ लगातार विकसित होती मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की कवायद स्थानीय प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए पूरे जिले में करीब 2 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। वहीं इस पौधारोपण में मियावाकी तकनीक का सहारा भी लिया जाएगा। क्या है मियावाकी तकनीक? छोटी सी जगह में जंगल उगाने का बेहतरीन तरीका। जंगल को खास प्रक्रिया से उगाया जाता है ताकि ये हमेशा हरे भरे रहे। जगह की आबो हवा के अनुसार पौधों का चुनाव। नर्सरी में उगे पौधे को वही मिट्टी देना जिसमें वो अब तक पनपा। क्या है पूरी प्रक्रिया? मिट्टी में जैविक खाद, भूसा, नारियल जूट डालकर उर्वरता बढ़ाना। आधे फीट की दूरी पर खाद डालकर पौधों को लगाना। 3 लेयर में रखकर 3 तरह के पौधे लगाए जाते हैं। झाड़ीनुमा, मध्यम आकार के पौधे और मध्यम से थोड़े बड़े पौधे। पौधारोपण के बाद जमीन पर घास और टूटी हुई पत्तियां डालना जो सूरज की तेज धूप से खत्म होने वाली नमी को रोकता है। नतीजा, मिट्टी में नमी बरकरार रहती है और ये हरे भरे रहते हैं। पहले हम आपको दिखा देते हैं शहर के वो अलग अलग इलाके जहां मियावाकी तकनीक के जरिए घने जंगल को विकसित किया जाएगा। शहर के कलियासोत डैम, केरवा डैम, एयरपोर्ट के आसपास के इलाके के साथ साथ सूखी सेवनिया और बर्री खेड़ा की गौशालाओं के करीब के इलाकों में इन जंगलों को विकसित किया जाएगा। राजधानी भोपाल में सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए जाने हैं और उनको लेकर प्रशासन ने कई सारी ज़मीनें जो हैं वो चिन्हित कर ली हैं। 7 से 8 स्पॉट जो हैं शहर भर में चिन्हित किए गए हैं जिन पर मियावाकी तकनीक के माध्यम से सिटी फॉरेस्ट जो है वो स्थापित किया जाना है और उसको लेकर बहुत बृहद स्तर पर पौधरोपण जो है वो किया जाना है। तो ये उसी तरीके का एक इलाका है, कलियासोत डैम का ये इलाका है। इसी इलाके में बड़े स्तर पर जो है पौधे जो है लगाए जाने हैं मियावाकी तकनीक से और PPP मोड पर इसकी जो है पौधरोपण किया जाएगा। अब जरा भोपाल जिले के प्रशासन की कमान संभालने वाले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की भी सुन लीजिए। बहुत सारी जगहों को आइडेंटिफाई किया है और अभी वृक्षारोपण का जब कार्यक्रम शुरू होगा उसमें हम उसको कार्य योजना में आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जलगंगा संवर्धन अभियान का आज शुभारंभ करने के निर्देश दिए थे, तो जिला स्तर पे कार्यक्रम हुआ है। तो उसमें जल संरक्षण और वृक्षारोपण और विभिन्न विभागों के सहयोग से दूसरे काम भी शामिल हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल की आबो हवा और पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए प्रशासन ने मियावाकी तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है और बड़ी संख्या में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाए रखने की कवायद की जा रही है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत छटा के लिए जाने जाने वाला भोपाल शहर विकास और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने की चुनौती पर कितना खरा उतर पाता है। भोपाल से IBC 24 के लिए दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट। धमतरी शहर अवैध होर्डिंग से पट चुका है। शहर के सभी चौक चौराहे पर जहां तहां घरों की छतों पर भी अवैध होर्डिंग लगा दिए गए हैं। जल्द मानसून आने वाला है, समय रहते निगम अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं की तो हादसा हो सकता है, ऐसी आशंका है। और हर साल अवैध होर्डिंग से निगम को लाखों का नुकसान हो रहा है और यही नतीजा है कि निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। 17 लाख की आय होना चाहिए निगम को इस तरह की होर्डिंग से, लेकिन निगम को अवैध होर्डिंग्स के चलते लाखों का नुकसान हो रहा है और केवल 10 लाख की राजस्व वसूली होती है। अवैध होर्डिंग की संख्या ज़्यादा इसलिए है कि वो अधीनस्थ अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को लक्ष्मी जी के माध्यम से सेवा करते हैं। आंधी तूफान अभी अचानक भयानक आया, धान की फसल खराब हुई तो सारी दुनिया ने देखा और उसकी वजह से अगर होर्डिंग उड़ के अगर किसी को लगता है दुर्घटना होती है
तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? शहर के अंदर या रोड में जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं सारे के सारे अवैध पाए गए। लगभग 26 स्थानों को ऐसा चयनित किया गया है जो अवैध होर्डिंग्स लगाए हैं। इनके ऊपर पेनल्टी की कार्रवाई और आगे की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं और ऐसे सारे होल्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जो है अवैध होर्डिंग की जानकारी जो है मिली है और मौके पर जो भी होर्डिंग और अवैध होंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में 15 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए 3 मिनी स्पोर्ट्स सेंटर खंडहर बनकर रह गए हैं। योजना के मुताबिक खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से शिवनगर, शक्तिनगर और रांझी इलाके में मिनी स्पोर्ट्स सेंटर बनाए गए थे, लेकिन संचालन के लिए एजेंसी नहीं मिलने से खेल की गतिविधियां शुरू नहीं हो पा रही हैं और इसी के साथ ही वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट की परतें उखड़ने लगी हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की माने तो इन मिनी स्पोर्ट्स सेंटर्स में खिलाड़ियों को कई तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारी कह रहे हैं कि टेंडर होते ही मिनी स्पोर्ट्स सेंटर का संचालन शुरू हो जाएगा। इस पे 2 या 3 बार हमने टेंडर निकाला था, उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं आया था और वर्तमान में भी उसका टेंडर प्रक्रिया में है और जल्दी इसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण किया जाकर किसी संस्था को उसको O&M के लिए देकर इसको हम चालू कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेल के प्रति या फिर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, इसलिए इसका मकसद यही था इसको तैयार करने का। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के पैनल का खुलासा हो गया है। कोलकाता में संचालित हो रहे सट्टा के पैनल का खुलासा हुआ है। आरोपियों को लेकर रायपुर पहुंच चुकी है क्राइम ब्रांच की टीम और कल शाम तक इस मामले का खुलासा होगा। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के पैनल का खुलासा हो चुका है। कोलकाता में इसका संचालन हो रहा था। आरोपियों को लेकर अब क्राइम ब्रांच की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। कल खुलासा होगा। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के पैनल का खुलासा हुआ है। कोलकाता में संचालन हो रहा था। रायपुर लेकर आरोपियों को पहुंच चुकी है टीम। पुरुषों की बढ़ती आत्महत्या और आंकड़े महिलाओं की प्रताड़ना से परेशान पुरुष अब दिल्ली में अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। मेंस राइट्स संगठन के बैनर तले महिला प्रताड़ित पुरुष दिल्ली में पुरुष सत्याग्रह करेंगे। 19 अप्रैल को होने वाले सत्याग्रह में शामिल होने वाले दुर्ग जिले से कई सदस्य सर दिल्ली हमारा ये कहना है, जैसे एनसीआरबी का एक आंकड़ा आता है, हमारी मांगे जो हैं वो पुरुष आयोग के गठन के लिए है, पुरुष मंत्रालय के लिए है। हम ये चाहते हैं कि जो कानून बने हुए हैं और उनमें संशोधन हो, वो सब जेंडर न्यूट्रल हो। पुरुषों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, जो आज की डेट में उनके खिलाफ जो फेक केसेस हो रहे हैं, हमको यही सब चीजों से उनको बचाव के लिए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन का, सत्याग्रह का हम लोगों ने ये आह्वान किया है। नियम तो दोनों के लिए बराबर होने चाहिए, समानता का अधिकार स्थापित हो और सुनवाई दोनों तरफ हो। बहुत सारे जो लाभ महिलाओं को मिलती है वो ऐसे दुरुपयोग का अधिकार उन लोग को और भी बढ़ावा देती है। नीमच में 3 जैन साधुओं पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बकायदा जुलूस निकाला। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई, नारेबाजी हुई और घटना के विरोध में जैन समाज और ग्रामीणों ने नगर भी बंद रखा। बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और घायल जैन मुनियों ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। उन्हें सिंगोरी के जैन स्थानक भवन में रखा गया। जैन परंपरा के मुताबिक रात में दवा नहीं ली जाती। सोमवार सुबह इलाज शुरू हुआ और पूरी जो वारदात थी सिंगोली थाना क्षेत्र। जैन संत महाराज साहब यहाँ रुके हुए थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई। निरपराध संत मुनिराजों को उनने मारा, तो ऐसे लोगों के ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से अपना रोष प्रकट किया, जनप्रतिनिधियों को भी बताया और हमने बंद करके उस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से हमने सर्व समाज के नेतृत्व में आज ज्ञापन देने का काम किया है, ताकि भविष्य में
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 3 जैन मुनि विश्राम कर रहे थे, उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई और उनसे पैसों की मांग की गई थी। सभी आरोपियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद अभी वैधानिक कार्रवाई जारी है, पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है। खंडवा के प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर में शेख अनवर ने राधे श्याम बनकर सनातन धर्म अपना लिया। मंदिर में पंडित अश्विन खेड़े ने सनातन धर्म अपनाने वाले युवक से विधि विधान से पूजा अर्चना करवाकर प्रायश्चित हवन कराया और मंदिर में राधे श्याम को भगवा वस्त्र और पगड़ी पहनाकर सनातन में प्रवेश करवाया गया। और अब मेरे को पालीवाल जी से मैं साल भर से बोल रहा था कि मुझे घर वापसी करना है, बाकी वो क्या है बोले अच्छे से सोच लो। बचपन से मेरी शुरू से आस्था रही है, सनातन धर्म के प्रति मेरी शुरू से आस्था रही है। मेरा पहला नाम शेख अनवर था और अपनी मर्जी से मैंने राधे श्याम कश्यप नाम रखा। विश्व में मानवता को जीने का अधिकार देता है ऐसा सनातन धर्म, इसलिए इनको प्रेरणा मिली और महादेवगढ़ पे ही आए। इन्होंने आज घर वापसी की। हमारी इन्हें ढेर सारी राधेश्याम भैया को शुभकामनाएं, इनके आगे का जीवन भविष्य उज्जवल रहे। शिवपुरी जिले के मगरौनी चौकी क्षेत्र के डिगवासा गांव में रविवार रात एक जंगली जानवर के हमले में 47 भेड़ों की मौत हो गई, 7 घायल हो गए। गांव के प्रहलाद बघेल ने भेड़ों को घर के पीछे बने कच्चे कमरे में रखा था। सुबह खून से लथपथ हालत में भेड़ों के शव मिले। सूचना पर फॉरेस्ट विभाग, पशु चिकित्सक, पटवारी पहुंचे। डीएफओ ने निरीक्षण किया। बताया कि जानवर की पहचान के लिए डीएनए की जांच कराई जा रही है। देश भर में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। 6 तस्वीरें छत्तीसगढ़ की आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर में अंबेडकर चौक में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई नेता मौजूद रहे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्षों से भरा रहा। सीएम साय ने अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर की। रायपुर के मेकारा अस्पताल में बीजेपी ने जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के सांसद समेत कई विधायक मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर के दौरे पर रहे। जांजगीर सांसद कमलेश्वर जांगड़े ने डॉक्टर अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया, जबकि पखांजूर में भी कई संगठनों ने रैली निकाली। और यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी रही। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में बाबा अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए। इंदौर में बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट सभी मौजूद रहे। युवाओं को संविधान की शपथ दिलाई गई। ग्वालियर में अलग अलग स्थानों से रैली निकाली गई। ये सभी रैलियां फूल वॉक पर अंबेडकर पार्क पहुंची। माल्यार्पण किया गया। पुलिस बल के अलावा 800 अतिरिक्त जवान और अधिकारी तैनात किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सबका सौभाग्य है, जिन्होंने अतीत के कालक्रम की सारी गलतियों के सारे परिणामों को ध्यान में रखते हुए देश का उत्कृष्ट संविधान देने का प्रयास किया और उस संविधान के बलबूते पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम संविधान की शपथ ले रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा सोमवार को छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंचे। यहां वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर दुगली गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुंडवाना गौड़ महासभा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि अनजाने में लोग ऐसे संगठनों से जुड़ जाते हैं, लेकिन सरकार अब उन्हें मुख्यधारा में लौटने का मौका दे रही है। और लोग आ रहे हैं, लोग अब वैसे चीज़ों पर जो कई बार जाने अनजाने जुड़ जाते हैं तो वापस आने का मौका मिल रहा है। और राज्य सरकार ने जो नया रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई है उसके प्रति लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। क्योंकि बंगाल में लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं इस दृष्टि से कि लोगों को इस बात का खतरा है कि जो वक्फ के नाम से जो आज तक लोग कर रहे थे वो नहीं होगा और एक साधारण परिवार मुस्लिम समुदाय का उसको उनका हक मिलेगा।
वक्फ बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर अब एमपी में बवाल खड़ा हो गया है। इंदौर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। कुछ संगठन जो नफरत फैलाते हैं, जो दंगे फसाद करवाते हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। तो बीजेपी ने भी अब जवाब दिया है दिग्विजय सिंह के इस बयान पर। भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी है क्या? वहाँ 70% अल्पसंख्यक है। दिग्विजय सिंह जी को मैं समझदार नेता मानता हूँ, पर इतना बेबुनियाद बयान दे रहे हैं तो उनकी समझदारी पे प्रश्न चिन्ह है कि कितने समझदार हैं वो। ममता जी षड्यंत्रपूर्वक वहाँ पर हिंदुओं पे हमला कराकर 100% अल्पसंख्यकों का जिला बनाना चाहती हैं वो। ये मैं पहले भी कहा था जब मुझ पर मुर्शिदाबाद पे हमला हुआ था तब, और आज भी मैं कह रहा हूँ। मुझको लगता है कि आज तक दिग्विजय सिंह का कोई ऐसा बयान नहीं आया जो भारत एवं भारतीयता से ओतप्रोत हो, और इसलिए उनके बयानों पर टिप्पणी करना बेकार है। अयोध्या रामनगरी में रामलला के मंदिर निर्माण का अब जो काम है वो पूरे होने के कगार पर है। मुख्य मंदिर के शिखर का काम पूरा हो चुका है और इसी के साथ शुभ मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश को शिखर पर स्थापित किया गया। अब राम मंदिर के शिखर पर ध्वज दंड फहरेगा। आसमानी बिजली से मंदिर की रक्षा के लिए त्वरित चालक लगाया जाएगा। कलश स्थापना के साथ मंदिर में लगाई गई टावर क्रेन को खोलकर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अयोध्या में निर्माण किए जा रहे श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के गर्भगृह का शिखर ये लगभग पूर्ण हो चुका है। शिखर के ऊपर आज प्रातःकाल पूरे विधि विधान पूजन के साथ कलश स्थापन का कार्य प्रारंभ किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।